हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो ये चैप्टर था उसे कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। यानी निम्नलिखित को सीधी रेखा में, गति, वृत्ताकार या दोलन गति के रूप में वर्गीकृत करें। पहला जो है आपके पास वो है मोशन ऑफ अ हैंड वाइल रनिंग, यानी दौड़ते समय आपके हाथों की गति। दूसरा है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड में बच्चे की गति। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सीसो, सीसो पर बच्चे की गति। मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। तो ये हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या है, आपको 6 स्टेटमेंट दी गई है। इन स्टेटमेंट को आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इसमें आपको इसको क्या करना है, वर्गीकृत कर। तो सबसे पहले हमारे पास है, पहला जो है आपका वो है मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग, यानी जब आप भाग रहे हैं उस समय आपके हाथों का मोशन कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली जब हम भागते हैं तो अगर हम हाथों के मोशन की बात करें तो एक फिक्स इंटरवल में आपके जो हाथ है वो आगे पीछे होते हैं। यानी क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड पे, एक जो समय अवधि है उसमें जो आपके हाथ है वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो जब हम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी एक ऐसे मोशन की बात करते हैं जो एक समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट करता है, यानी दोहराता है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। यानी जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसका जो आंसर है वो है ऑसिलेटरी मोशन। क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब आपकी जो अगली स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, वो ये है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी एक घोड़े की गति जब वो गाड़ी को सीधी रोड पे खींच रहा है। अब हम क्या बात करें कि घोड़ा गाड़ी है, ठीक है। तो जो घोड़ा है वो गाड़ी को सीधी रोड पे खींच रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में खींच रहा है। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड में उस घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, यानी किसकी बात की जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की जा रही है, या आप कह सकते हैं जो आपके सीधी रेखा की गति है उसकी बात की जा रही है। तो यानी जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है इसका जो आंसर है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में गति। अब हमारा थर्ड पॉइंट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, यानी जो आपका मैरी गो राउंड है उसमें जो है बच्चे की गति कैसी है। अगर हम मैरी गो राउंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो आपके मेले होते हैं उसमें एक झूला होता है जो इस तरीके से, उस पे क्या लगी रहती है, सीट्स लगी रहती है और वो गोल गोल घूमता है, उसको हम मैरी गो राउंड कहते हैं। तो बेसिकली जब बच्चा यहाँ पे बैठा है और वो मैरी गो राउंड में घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक सर्कुलर जो है मोशन में मूव करेगा, सर्कल में वो घूमेगा। यानी कि अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, यानी मैरी गो राउंड में बच्चे की जो गति है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, किसमें कर रहा होगा मूव, सर्कुलर मोशन में।
नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसो। सीसो एक झूला होता है जिसमें बच्चे के मोशन की बात की गई। अगर हम सीसो की बात करें तो सीसो आपका कुछ इस तरीके से होता है कि ये सीसो होता है, यहाँ पे इसमें क्या होती है, सीट्स होती हैं और यहाँ पे ये जो है ग्राउंड से इस तरीके से जुड़ा है। अब बच्चे क्या होते हैं, इसमें बैठते हैं और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ का एंड नीचे होता है और दूसरा सिरा ऊपर होता है, फिर ऊपर वाला नीचे हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें मोशन होता है, इसमें गति होती है, ठीक है। यानी अगर बच्चा इसमें बैठा तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला बच्चा जब इस सीट पे बैठेगा तो ये सीट नीचे हो गई और ये ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे का ये मोशन होता है। अब अगर हम इस मोशन की बात करें, इस गति की बात करें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चा एक फिक्स टाइम पीरियड में ऊपर नीचे आ रहा है, यानी ऊपर एक हाइट तक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक टाइम पीरियड में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी कि जो इसमें मोशन हो रहा है, अगर हम मोशन की बात करें, गति की बात करें, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये गति खुद को रिपीट कर रही है, यानी दोहरा रही है। यानी जब हम सीसॉ में बच्चे के मोशन की बात करते हैं तो एक ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी गति की बात कर रहे हैं जो एक समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट कर। यानी इस केस में अगर हम बच्चे के मोशन की बात करें तो हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी ये बच्चा जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में मूव कर रहा है, यानी गति कर रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। एक विद्युत घंटी के हथौड़े के मोशन की बात की जा रही है, इसकी गति की बात करें। तो जैसे कि जब हम विद्युत घंटी पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, जो जैसे ही आपकी जो है, जो आपका क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और फिर क्या होता है, आपका जो हैमर बजने लगता है, तो हैमर क्या होता है, स्ट्राइक करता है बेल पे और एक टाइम पीरियड के बाद, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो उस पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, उस पे लगता है और आवाज करता है। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बेल के हैमर की, इलेक्ट्रिक बेल के हथौड़ी की, तो एक फिक्स समय के बाद ये खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। यानी जो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी जो है आपको ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलता है। यानी अगर हम हैमर की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति होती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। एक सीधे पुल पे रेलगाड़ी की गति। तो जब हम एक सीधे पुल पे रेलगाड़ी की गति की बात करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेलगाड़ी जो है एक सीधे पुल में चल रही, यानी उसका जो मोशन होगा, उसकी गति जो होगी वो एक सीधी पथ में होगी, यानी एक स्ट्रेट पाथ में होगी। यानी जो आपका ट्रेन है वो कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में गति। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। पहले आपको दिया गया है कि जो आपका समय होता है उसका मूल मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको ये दिया गया है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यानी समय का मूल मात्रक सेकेंड है। अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, उसका जो है बेसिक यूनिट हमें सेकेंड दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी हर एक वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक जो है स्थिर चाल से चलती है, यानी उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटी आर मेजर्ड इन किलोमीटर। दो शहरों के बीच की दूरी हम किलोमीटर में मापते हैं।
चौथा है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, दिए गए लोलक की आवृत्ति काल जो होता है वो स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, यानी जो आपकी ट्रेन होती है उसकी जो स्पीड होती है उसे हम मीटर पर आवर में जो है नापते हैं। ये आपको दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये कहा गया है कि जो आपका समय है उसकी जो मूल मात्रक है, बेसिक यूनिट है, वो सेकंड है। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की टाइम के तो वो आपकी सेकंड होगी और जो सेकंड है वो सबसे छोटी यूनिट है। यानी आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, यानी एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, हर एक वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई कार जा रही है, तो अगर हम कार की स्पीड की बात करें, अगर वो एक हाईवे में जाती है उसकी स्पीड क्या होती है, आपकी तेज होती है, ठीक है, तेज स्पीड में वो जा रही है। वहीं अगर वो और कांस्टेंट भी रहती है उसकी स्पीड, यानी कि वो स्थिर रहती है। अगर वो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो वैसी ही स्पीड में वो जाए। वहीं अगर हम बात करें, अगर वही कार किसी भीड़ भड़ाक वाले इलाके में चल जाती है, जैसे कि आपका मार्केट हो गया, मार्केट पे चली जाती है या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप देखेंगे उसकी जो स्पीड है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि जहां तक उसे जगह मिलेगी वहां तक जो है जो चलती रहेगी स्पीड, फिर कहीं पे रुकेगी, कहीं पे तेज चलेगी, कहीं पे धीरे होगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, यानी रॉन्ग। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, यानी दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सिटीज यानी शहरों की बात करते हैं तो शहर बहुत दूर होते हैं और जब हम उनके बीच की दूरी नापते हैं तो हम किलोमीटर में ही नाप पाते हैं, क्योंकि जो आपके डिस्टेंस की अगर हम बात करें शहरों के बीच की तो वो किलोमीटर्स में होती है, इसलिए हम इसे किलोमीटर्स में ही नापते हैं, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएट यूनिट है दो शहरों के बीच में जो दूरी है उसे नापने। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, यानी दिए गए लोलक का आवृत्ति काल जो होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, टाइम पीरियड की बात करें किसी पेंडुलम की, तो किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट आपका नहीं होता है। किसी का आपका जो आपके पेंडुलम होते हैं उनका किसी टाइम पे जो है, जैसे कि हम बात करते हैं पेंडुलम की, तो कई बार क्या होता है आपका, जब आपके पास कोई पेंडुलम है और आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, फिर ये वापस आएगा, फिर ये यहाँ पे पहुंचता है, फिर ये वापस जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि डैम्पिंग होती है। तो डैम्पिंग यानी वो उतनी हाइट अटेन नहीं कर पाता है जितनी उसे स्टार्टिंग में मिली थी। और ये बेसिकली रेजिस्टेंस जो मिलता है, यानी जैसे कि आपका एयर है, हवा है, उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस उसे मिलता है, रुकावट होती है, जिस कारण इसका जो है आप देखोगे जब ये फिर वापस आता है तो यहाँ पे पहुंचता है, फिर ये इधर जाता है तो यहाँ पे आता है, फिर ये इधर आ जाता है और वो धीरे धीरे करके अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इसमें अगर आप टाइम पीरियड देखें तो आपका जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, अगर हम किसी ट्रेन यानी रेलगाड़ी की गति की बात करें तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कई किलोमीटर चलती है, तो अगर हम उसकी गति देखेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये बिल्कुल गलत होगा। सॉरी, मीटर पर आवर में अगर हम उसकी गति देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग गलत होगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि जो आपका ट्रेन होता है उसकी काफी अच्छी स्पीड होती है और वो 1 घंटे में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाए। यानी जो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है।
तो आपके जो ये स्टेटमेंट है इसमें स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट फोर्थ और स्टेटमेंट फिफ्थ क्या है, गलत स्टेटमेंट है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, यानी एक साधारण जो आपका पेंडुलम है उस वो कितने सेकंड लेता है, 32 सेकंड लेता है 20 दोलन करने। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड क्या हो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात की गई। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस कितने दिए गए हैं, 20। और टाइम टू कंप्लीट कितना दिया गया है, टाइम टेकन टू कंप्लीट इट, कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। यानी जो आपके दोलनों की संख्या आपको दी गई है, बीस, इसी तरीके से अगर हम 20 दोलनों को पूर्ण होने में लगने वाले समय की बात करें तो कितना लगता है टाइम, 32 सेकेंड। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना समय लगता है, ये आपको क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, आपको बता दें कि एक ऑसिलेशन कितने समय में होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको जितना टाइम लग रहा है 32 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, और कितने ऑसिलेशन है, 20 है, तो 32 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी 32/20, यानी 1.6 सेकेंड। तो यानी ये क्या है, आपकी जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड हमें निकालना था, तो हमारा जो पेंडुलम का ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो ये आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, यानी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो कि 4 घंटे लेती है इस दूरी को तय करने के लिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको क्या करना है, ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ट्रेन की गति की गणना करनी। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक ट्रेन को 4 घंटे का समय लगता है। ट्रेन की गति की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, पहला दूरी दी गई है और समय दिया गया। तो हम इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। पहला आपको दिया गया है दो स्टेशन के बीच की दूरी,
दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। एक ट्रेन द्वारा लगाया गया समय या दूरी तय करने में लगाया गया समय। तो यह है 4 घंटा यानी 4 आवर्स, यानी टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस। तो कितना टाइम लिया गया है? 4 घंटे का समय लिया गया है। 4 घंटे यानी 4 आवर्स। अब हमें क्या बताना है? स्पीड निकालनी है ट्रेन की, यानी जो आपका ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की गति की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रेन की गति की बात करें, किसकी बात करें? गति की बात करें, तो जैसे कि हमने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था? आपका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, आप स्पीड निकाल। तो ऐसे ही यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, दूरी। दूरी कितनी तय की गई है? 240 किलोमीटर यानी 240 किलोमीटर। वही अगर हम समय की बात करें तो कितना समय लगा है? 4 घंटा यानी 4 आवर्स। तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी जो आपकी स्पीड आई है ट्रेन की, यानी ट्रेन की जो गति आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको ये दिया गया है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 57321.0 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। यानी जब सुबह 8:30 बजे का समय जो है घड़ी पे बजता है, उस टाइम पे जो कार है उसका जो ओडोमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो 57321.0 किलोमीटर जो है दर्ज की गई। What is the distance moved by the car is at 8:50 AM। अब आपको क्या बताना है? आपको कार की स्पीड बतानी है 8:50 पे। The odometer reading has changed to 57336.0 किलोमीटर। अगर जो ओडोमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो 57336.0 किलोमीटर में, अगर ओडोमीटर की रीडिंग 57336.0 किलोमीटर में चेंज हो जाती है 8:50 पे, तो आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस बताना है कि जो कार है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है, कितनी दूरी तय की है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम।
और आपको स्पीड निकालनी है कार की, जो कि किलोमीटर पर मिनट में जो है आपको दर्शानी। एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, और आपको जो ये स्पीड है उसे किलोमीटर पर आवर में भी दर्शाना। तो सबसे पहले हमें जो है डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि एट 8:30 AM यानी 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे, द ओडोमीटर रीड्स 57,321.0 किलोमीटर। एट 8:50 AM यानी सुबह 8:50 पे, द ओडोमीटर रीड्स कितना रीड करता है ओडोमीटर आपका? 57,336.0 किलोमीटर। अब तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि ओडोमीटर जो है उसकी रीडिंग दी है। तो हमें क्या दिया गया है? एट 8:30 AM द ओडोमीटर रीड 57,321.0। At 8:50 AM the odometer reads 57,336.0 किलोमीटर। तो ये हमें दिया गया है। अब इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन स्टेटमेंट से। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये जो आपका रीडिंग जो आई है इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। वहीं अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग अगर हम जो है डिस्टेंस देखें, जो डिस्टेंस है d, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितनी आएगी आपकी? 57,336.0 माइनस 57,321.0, यानी दूरी कितनी आएगी आपकी? 15 किलोमीटर दूरी आ गई है। ठीक है, डिस्टेंस क्या आई है? 15 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस आ गई है, यानी जो दूरी आई है, यानी जो आपकी कार ने दूरी तय की है वो कितनी आई है? 15 किलोमीटर की दूरी आपकी आ गई। तो सबसे पहले हमें यही पूछा गया था, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ 8:50 AM of the odometer reading has changed to 57,336.0 किलोमीटर। यानी हमने डिस्टेंस निकाली। अब आपको स्पीड निकालनी, तो उससे पहले हम टाइम निकालेंगे। अगर हम इन दोनों टाइम को माइनस कर दे तो हमारे पास जो टाइम आएगा, यानी जो आपका समय है जिसे आप t से दर्शाएंगे, वो आपका कितना आएगा? 8:50 AM माइनस 8:30 AM, यानी 20 मिनट का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। देख सकते हैं 20 मिनट का डिफरेंस आपका आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? स्पीड निकालेंगे, और ये जो स्पीड है आपकी वो हमें किस में एक्सप्रेस करनी है? किलोमीटर पर मिनट में। तो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर है और टाइम 20 मिनट।
तो हमारे पास जो आपकी स्पीड आ गई इस केस में वो आपकी 0.75 किलोमीटर पर मिनट आ गई। यानी जो हमें किलोमीटर पर मिनट में स्पीड निकालनी थी वो आपकी ये आ गई है 3/4 किलोमीटर पर मिनट या 0.75 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? किलोमीटर पर आवर में इस स्पीड को आपको दर्शाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपके पास जो आया है, क्या आया है? 3.4 किलोमीटर पर मिनट या 0.75 किलोमीटर पर मिनट आया है। इसे आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो ये आ गया आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। यानी जो सलमा है उसे 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में एक साइकिल में। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट। अगर जो बाइसिकल है, साइकिल है, उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर प्रति मिनट है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। आपको क्या करना है? उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी आपको निकाल। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि जो सलमा को कितना समय लगता है अपने घर से स्कूल जाने में, ये हमें दिया गया है। टाइम टेकन बाय सलमा टू रीच हर स्कूल फ्रॉम होम 15 मिनट्स। सलमा द्वारा अपने घर से स्कूल जाने में लगने वाला समय 15 मिनट। अब उसकी साइकिल की स्पीड दी गई है। क्या दी गई है? साइकिल की स्पीड, यानी स्पीड ऑफ बाइसिकल कितनी है? 2 मीटर प्रति मिनट। साइकिल की गति 2 मीटर पर मिनट। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी निकालनी है आपको उसके घर और स्कूल के बीच में।
तो डिस्टेंस यानी आपको दूरी निकालनी है, और हम ये जानते हैं कि स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप ये जानते हैं। स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे पास टाइम दिया गया है, ठीक है, और स्पीड दी गई है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर मिनट, ठीक है, स्पीड हमें दी गई है। टाइम कितना है? टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट का, तो इसे 15 से इंटू कर देंगे, तो आपके पास 30 मीटर। तो ये आपकी दूरी आ गई, यानी इतना जो डिस्टेंस है वो जो सलमा है, ठीक है, जो सलमा है उसके स्कूल से घर की दूरी। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, शो द शेप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। यानी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है, डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ है उसे बताना है कि इन केसेस में क्या हो। पहला है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी नियत गति से गतिमान है। दूसरा है अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड। एक कार जो कि किनारे खड़ी है। अगर हम पहले केस की बात करें जो कि कांस्टेंट स्पीड का केस है, तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें पहले केस के लिए, यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा और ये आपका टाइम आ जाएगा। अगर हम पहले जो है पहला केस है उसकी अगर हम बात करते हैं, कांस्टेंट स्पीड यानी हर एक समय अंतराल में बराबर बराबर जो है दूरी तय की जाए। तो अगर हम इसे दर्शाते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये बेसिकली एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ के जरिए दर्शाया जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो है, जो हर एक टाइम इंटरवल है उसमें जो दूरी तय की गई है वो बराबर है। इसी तरीके से अगर कोई कार किसी रोड पे साइड में खड़ी है, यानी उसकी जो स्थिति है या डिस्टेंस है वो जो है दूरी जो है वो तय नहीं कर पा रहा है, यानी वो क्या है, जो दूरी है वो तय नहीं कर रहा है क्योंकि वो चल नहीं रहा है, वो एक जगह स्थिर है, रुका हुआ। तो यानी समय बीतता जा रहा है लेकिन वो डिस्टेंस जो है उसकी क्या है, वही है जिस डिस्टेंस पे वो था। तो अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है क्योंकि आपकी गाड़ी स्थिर है और समय जो है वो बीतता जा रहा है। यानी जो ये आपकी क्वेश्चन है इसका जो आंसर आप लिखेंगे या जो आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ वो ये करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इसको रिवाइज करना है और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें करना कोशिश करनी है उन्हें करने की। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।